हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। अभी हम लोग ना 9th क्लास की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं। द चैप्टर नेम इज इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो हम इंडिया के साइज एंड लोकेशन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है, एक बार इसको पढ़ते हैं, फिर हम लोकेशन साइज के बारे में बात करेंगे। सो इंडिया इज वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में जितनी भी सिविलाइजेशंस रही हैं उनमें से इंडिया सबसे एंशियंट, सबसे पुराना सिविलाइजेशन था। याद है ना, हमने क्लास 6th की हिस्ट्री में ऑलरेडी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कौन नहीं जानता। सो इंडिया जो है ये वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशंस में से एक है। इट हैज अचीव्ड मल्टीफेसेटेड सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डेकेड्स एंड लास्ट कुछ 50 सालों से इंडिया ने बहुत प्रोग्रेस किया है सोशो बेसिस पर, मतलब सोशल बेसिस पर भी, इकोनॉमिक बेसिस पर भी। इट हैज़ मूव फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। अब यहाँ पर बताया कि हमने रिमार्केबल मतलब कुछ ऐसे सिग्निफिकेंट या कंसिडरेबल प्रोग्रेस कौन सी फील्ड में किए। एग्रीकल्चर में किए, मतलब खेती बाड़ी कह लो, इंडस्ट्री में किए, टेक्नोलॉजी में किए, एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारा हुआ है। इंडिया हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में भी इंडिया का एक सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस है। अब इसके लिए आपको थोड़ा सा इंडिया का जो इंपॉर्टेंस है ना वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जानना पड़ेगा इसके लिए। खैर वो एक अलग टॉपिक है, उसमें हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी जो मेन टॉपिक है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब हम जानेंगे लोकेशन के बारे में। ओके, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। इंडिया एक बहुत बड़ा देश है एंड इट इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। एंड इंडिया से पहले जितनी भी लार्जेस्ट कंट्रीज हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। लाइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इंडिया एंटायरली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाए करता है। एंड इंडिया का जो मेन लैंड है वो कितना एक्सटेंड हो रहा है, अगर लैटिट्यूड में देखें तो बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। अगर इंडिया का मेन लैंड हम लॉन्गिट्यूड में देखें तो कितना एक्सटेंड है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। अब इसको ना मैं बहुत अच्छे से समझाती हूँ आपको डायग्राम से, जो यहाँ पर आपके सामने दिया हुआ है। देखो, सबसे पहला तो ये पॉइंट हम समझते हैं कि इंडिया एंटायरली लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो अब मैं आपको छोटी सी एक बेसिक चीज समझाती हूँ। देखो, ये हमारी अर्थ है, बीच से, बिल्कुल बीचों बीच से जो इमेजिनरी लाइन जा रही है वो है इक्वेटर, विच इज 0 डिग्री। ठीक है, ये जो इक्वेटर है ना ये हमारी अर्थ को 2 इक्वल भागों में डिवाइड करती है। तो एक पहला पार्ट ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, 2 इक्वल भागों में ऐसे डिवाइड करती है। ये नॉर्दर्न हो गया, ये सदर्न हो गया। तो अगर हम नॉर्दर्न पार्ट की, सदर्न पार्ट की बात करें तो इंडिया एंटायरली नॉर्दर्न पार्ट में सिचुएटेड है। ठीक है, तो यहां देखो, ये देखो, अभी ये है इक्वेटर। ओके, एंड इक्वेटर हमारी अर्थ को 2 इक्वल हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करता है, विच इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। ओके, एंड इंडिया देखो, हमारा प्यारा भारत ये रहा, ये कहां पर एंटायरली लाई करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। आई बात समझ में, ये चीज आ गई समझ में आपको। अब आगे देखो कि इंडिया का जो मेन लैंड है, यहाँ पर देखो आगे लिखा है इंडिया का जो मेन लैंड है। अब मेन लैंड का मतलब ये है कि यहाँ पर जमीनी एरिया की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो अगर हम मेन लैंड की बात करें, इट एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड्स 8 डिग्री, ये देखो यहाँ पर, ये देखो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर ऊपर जाओ, यहां पर देखो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। वेयर एज लॉन्गिट्यूड में देखा जाए तो बिटवीन लॉन्गिट्यूड इट एक्सटेंड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। ठीक है, दोनों के बारे में मैंने बता दिया। अब इसको भी जरा डायग्राम से देख लेते हैं। ये देखो यहां पर आपको दिख रहा है, ये देखो आपकी एनसीईआरटी में है ये। तो अगर हम लैटिट्यूड की बात करें तो लैटिट्यूड की डिग्री आपको ध्यान में रखनी है कि जो इंडिया का मेन लैंड एरिया है वो एक्सटेंड हो रहा है लैटिट्यूड के कितने बिटवीन में। ठीक है, तो ये देखिए 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर ऊपर जाओगे,
ऊपर जाओ, अब यहां पर देखो यहां तक, ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ हो गया। ये हालांकि ये वाला हिस्सा अभी इंडिया के कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने इस एरिया को जो है थोड़ा सा, ये जो एरिया है ये पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है, ठीक है। अब अगर हम आगे लॉन्गिट्यूड की बात करें तो ये देखो 68 डिग्री 7 मिनट जो है ईस्ट से लेकर यहां जाओ 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि मैम इसे भी हम ईस्ट बोल रहे हैं, इसे भी हम ईस्ट बोल रहे हैं, एंड यहां पर इसे हम नॉर्थ बोल रहे हैं, एंड इस वाले डिग्री को भी हम नॉर्थ बोल रहे हैं, ऐसा क्यों? देखो क्योंकि अभी हम ना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं। तो देखो हमारा इंडिया जो है कौन से हेमिस्फीयर में? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो इसीलिए ये वाला भी नॉर्थ कहलाएगा, अभी ये वाला भी। लेकिन अगर हम अपने इंडिया की बात करें, इंडिया को जब आप डिवाइड करोगे सिर्फ अकेले इंडिया को, तो आप उसके डायरेक्शन कैसे सेट करोगे? नॉर्दर्न इंडिया, सदर्न इंडिया, राइट। लेकिन ध्यान रखना ये चीज जो मैं आपको बता रही हूं, अगर हम जैसे कि इक्वेटर की बात करें तो ये ध्यान रखना कि इक्वेटर ने डिवाइड किया नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में हमारी अर्थ को। प्राइम मेरिडियन की बात करें, ये देखो ये है प्राइम मेरिडियन, इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 हेमिस्फीयर, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ये चीज भी मैं समझा देती हूँ, फिर आगे वो समझ में आ जाएगा आपको। देखो हमने यहाँ पर इक्वेटर की बात की, अब हम प्राइम मेरिडियन की बात करते हैं। ये है प्राइम मेरिडियन। तो प्राइम मेरिडियन जो है ये ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में हमारी अर्थ को डिवाइड करता है। अब इक्वेटर एंड प्राइम मेरिडियन साथ में बनाओ, ये है प्राइम मेरिडियन, ये है इक्वेटर। तो हमारा इंडिया कहाँ लाई कर रहा है? यहाँ पर लाई कर रहा है ना। तो कौन से स्फीयर में है? अगर हम इक्वेटर के हिसाब से देखें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, एंड अगर हम प्राइम मेरिडियन में देखें तो प्राइम मेरिडियन में ये देखो यहाँ पर हमारा इंडिया लाई करता है, विच इज द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई ये वाला ऊपर से लेके नीचे वाला जो एरिया है दिस इज नॉर्दर्न, एंड ये जो है ईस्ट से लेके वेस्ट तक का ये ईस्टर्न में आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपको ये बात क्लियर हो गई। अब आगे देखो, अब हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में बात करते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, यहां पर देखो, यहां पर ये देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये रही लाइन, ये वाली लाइन, ठीक है। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कितना डिग्री है? 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। अब ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, ये हमारे भारत के, हमारे इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच से होकर जाता है, ठीक है। ये इमेजिनरी लाइन जो है बिल्कुल बीचों बीच से होकर है। अब यही जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हमारी कंट्री को भी ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो अब देखो अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया ना। ये देखो ये वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो ऊपर वाला पार्ट एंड नीचे वाला पार्ट, फिर हम कहते हैं इसे नॉर्दर्न इंडिया, सदर्न इंडिया, ठीक है। आई बात समझ में? ईस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, ओके। ये थोड़ा सा समझना है आपको। बट अगर हम पूरे ऐसे अर्थ की बात करें, ऐसे पूरे अर्थ की, पृथ्वी की बात करें, और जब हम इंडिया को ऐसे ग्लोब पे लोकेट करेंगे, तब आपको इस तरीके से ध्यान रखना है, इस तरीके से, ओके। लेकिन जब हम सिर्फ इंडिया की बात करें, अकेले इंडिया की, तो आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करके ये पता होना चाहिए कि कौन सा ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, कौन सा नॉर्दर्न, कौन सा सदर्न हेमिस्फीयर है। गॉट माय पॉइंट? अब हम आइलैंड ग्रुप्स की बात करते हैं। तो अगर हम साउथ ईस्ट की बात करें, ठीक है, अगर हम साउथ ईस्ट की बात करें तो साउथ ईस्ट में जो है बे ऑफ बंगाल है, साउथ ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, एंड कौन सा आइलैंड पड़ता है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। वेयर एज अगर हम साउथ वेस्ट की बात करें तो साउथ वेस्ट में है लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है। साउथ वेस्ट में है लक्षद्वीप आइलैंड, एंड ये भी ध्यान रखना लक्षद्वीप आइलैंड जो है वहां पर है अरेबियन सी, एंड जहां पर अंडमान निकोबार है वहां पर है बे ऑफ बंगाल, ओके। इस चीज को भी मैं आप लोगों को समझा देती हूं। यहां पर देखो, यहां पर मैं आपको एक चीज समझाती हूं। देखो ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूं, आउटलाइन, ये है कोस्टल एरिया, ओके। वेयर एज अगर मैं मेनलैंड का एरिया आउटलाइन करूं तो ये है मेनलैंड का एरिया, फाइन। अब देखो अगर हम इस साइड की बात करें, इस साइड की, सो ये कौन सा साइड हुआ? एक सेकेंड, ये हुआ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ठीक है,
साउथ वेस्ट, एंड ये हुआ साउथ ईस्ट। ओके, अब अगर हम साउथ वेस्ट की बात करें तो साउथ वेस्ट में कौन सा आइलैंड है? लक्षद्वीप आइलैंड एंड अरेबियन सी है, वाटर बॉडी जो है। एंड साउथ ईस्ट की अगर हम बात करें तो यहां पर है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, एंड कौन सा सी एरिया है? बे ऑफ बंगाल है। एंड इसी के इंडिया के बिल्कुल नीचे ऐसे है यहां पर इंडियन ओशियन। तो आप एक चीज देख रहे हो कि ये जो कोस्टल एरिया हमारा जो नीचे का सदर्न पार्ट है वो 3 जगह से अलग अलग वाटर बॉडीज से जो है सराउंडेड है। इसी को हम पेनिनसुलर कहते हैं, इसी को हम पेनिनसुलर कहते हैं कि वो जमीनी एरिया जो 3 जगह से वाटर बॉडीज से सराउंडेड हो। तो एक तरफ देखो अरेबियन सी, साउथ ईस्ट में देखो बे ऑफ बंगाल, एंड नीचे देखोगे आप तो यहां पर है इंडियन ओशियन। ठीक है, तो 3 जगह से घिरा हुआ ना, 1, 2 एंड 3। तो ये जो एरिया है ना, ये एरिया ये पेनिनसुलर हो जाएगा। ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं। अब यहां पर ना इंडियन यूनियन की बात हुई है। देखो इंडियन यूनियन एरिया वो होता है जब इंडिया का जो मेनलैंड एरिया हो गया, जमीनी इलाका, एंड इसके अलावा जो आइलैंड वाला एरिया हो गया, जो वाटर बॉडीज वाला एरिया होगा, वो सारा एरिया इंडियन यूनियन में आता है। तो अगर हम इंडियन यूनियन एरिया के सदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो वो क्या था? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट जो है ये 2004 में सुनामी आई थी, इस वजह से डूब गया था। मैं आप लोगों को इंदिरा पॉइंट जो है थोड़ा सा बताती हूँ। ये देखो, ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इसके जो सदर्न पार्ट, जो बिल्कुल मोस्ट सदर्न पार्ट है वो इंदिरा पॉइंट था, एंड वो सबमर्ज हो गया था ड्यू टू सुनामी। ओके, अब चलिए आगे साइज की बात करते हैं, इंडिया के साइज की बात करते हैं। अगर हम इंडिया के लैंड मास एरिया की बात करें सो इट इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, अब देखो ऑब्वियसली सी बात है, अब आप थोड़ी ना मेजर कर सकते हो, आपको सिर्फ ये याद रखना है, ये एरिया जो है आपको लैंड मास एरिया ये याद रखना है। अब अगर हम इंडिया के लैंड मास एरिया की बात करें इट इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। बट अगर आप पूरे अर्थ के लैंडमास एरिया में से ये देखो कि हम इंडिया वालों के पास कितना एरिया है, तो वो है 2.4%। ठीक है, अगर हम ये देखो, अगर हम ये पूरा ज्योग्राफिकल एरिया देखें, इस पूरे ज्योग्राफिकल एरिया में से इंडिया के पास कितना परसेंट लैंड एरिया है? इट इज 2.4%। ओके, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड में जितनी कंट्रीज हैं उनमें से सबसे लार्जेस्ट 7th नंबर पे जो है वो है इंडिया। इंडिया से पहले कौन कौन सी लार्जेस्ट है मैं आप लोगों को नंबर वाइज बता देती हूँ। पहले पे है रशिया। अच्छा, मैं यहाँ नंबरिंग डालने की बजाय सीधा लिख देती हूँ। पहले है रशिया, फिर आगे हम बात करें तो कनाडा, फिर उसके बाद है यूएसए, फिर चाइना, देन ब्राज़ील, देन ऑस्ट्रेलिया, एंड फिर है इंडिया। ठीक है, तो इंडिया जो है ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है। इंडिया हैज अ लैंड बाउंड्री ऑफ, अब देखो इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो कितनी है? 15,200 किलोमीटर्स। राइट, अब मैं आप लोगों को लैंड बाउंड्री दिखाती हूँ। ये देखो, ये जो है ना, ये मैं जो ब्लू से आउटलाइन कर रही हूं, ये वाला जो है एरिया ये कहलाएगा लैंड बाउंड्री। तो ये कितना है? 15,200 किलोमीटर। वेयर एज अगर हम कोस्ट लाइन की बात करें, एंड कोस्ट लाइन में यहां पर अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड को भी इंक्लूड किया है, तो कोस्ट लाइन की टोटल लेंथ अगर हम देखें तो इट इज 7,516.6 किलोमीटर। एंड अब मैं आप लोगों को कोस्ट लाइन बताती हूँ। ये देखो, ये जो नीचे वाला है ये है कोस्ट लाइन। इसके अलावा इसके साथ साथ लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के कोस्ट लाइन को भी जोड़ा गया है। तो ये कुल मिलाकर कितना है? 7,516 किलोमीटर। ओके, इंडिया इज बाउंडेड बाय यंगफोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। तो यहां पर कौन से एरिया की बात हो रही है? तो ये थोड़ा सा मुझे साफ करना पड़ेगा, इरेज करती हूँ इसको मैं। अब यहां देखो, तो यहां पर देखो बात हो रही है नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट।
तो दैट मीन्स यहां से लेकर ये जो पूरा एरिया है, ये जो है ना, ये हिमालय से ढका हुआ है, ठीक है, हिमालय माउंटेन से ढका हुआ है, उसकी बात यहां पर हो रही है। साउथ ऑफ about 22 degree north latitude it began to taper and extend toward the Indian Ocean। अब देखो, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये हो गया टेपर, ये देखो ये हो गया टेपर, ओके। और मैं आप लोगों को लास्ट वाले इस पे भी दिखा देती हूँ। यहाँ देखो, यहाँ आपको ये क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। सो आप यहां पर देखो एक बार, यहां नीचे क्या है, इंडियन ओशियन। तो यहां पर ना पेनिनसुलर की ही बात की गई है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, पेनिनसुलर की बात की गई है कि अगर हम यहां देखें तो ये नीचे ऐसे हमारा इंडिया जो नीचे से ऐसे टेपर हो रहा है, तो ये इंडियन ओशियन से कहीं ना कहीं मिलता हुआ हो गया। एंड अगर हम इस साइड की बात करें, साउथ ईस्ट की बात करें, तो साउथ ईस्ट में जो है बे ऑफ बंगाल है। एंड अगर साउथ वेस्ट की बात करें तो अरेबियन सी है। एंड नीचे जहां से हमारा इंडिया से टेपरिंग हो रहा है, वहां पर ये किससे सराउंडेड है, इंडियन ओशन से सराउंडेड है, ओके। सो यहां पर यही बात हो रही है कि अगर हम देखें तो जो नीचे से जो पार्ट है, इट बिगिन टू टेपर एंड एक्सटेंड होता है टूवर्ड द इंडियन ओशियन। एंड साइड में हमें दो सीज भी दिखाई देते हैं, ईस्ट में भी एंड वेस्ट में भी। अगर हम साउथ ईस्ट की बात करें, साउथ ईस्ट की अगर हम बात करें तो बे ऑफ बंगाल है। अगर साउथ वेस्ट की बात करें तो अरेबियन सी है। आई बात समझ में? जैसे कि ये वाला एरिया हो गया, यहां मैं बना देती हूँ, ठीक है। ये जो है, तो ये नीचे से देखो ऐसे टेपर हो रहा है ना, ये टेपर होके कहां से किसकी तरफ एक्सटेंड हो रहा है, इंडियन ओशियन की तरफ, ठीक है। एंड ये जो साउथ ईस्ट वाला पार्ट है, यहां पर बे ऑफ बंगाल है। एंड वेयर एज अगर हम यहां पर देखें साउथ वेस्ट में, तो यहां पर है अरेबियन सी, ओके। अब हो गया आपको क्लियर? चलिए, और यही एरिया जो है ये पेनिनसुलर एरिया कहलाता है, ओके। अभी हमने ऊपर ये पढ़ा कि इंडिया का जो मेन लैंड है वो लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल, कितने लैटिट्यूडनल है कितने लॉन्गिट्यूडनल के बीच में एक्सटेंड है, ठीक है। अब अगर आप ये देखो, नॉर्थ से लेके साउथ, ईस्ट से लेके वेस्ट, तो आप ना ये देखोगे ना कि कितना डिग्री है, तो आपको देखने को मिलेगा ये ईस्ट से लेके वेस्ट तक भी 30 डिग्री है, नॉर्थ से लेके साउथ तक भी 30 डिग्री है। और अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा ना, तो ये देखो आपके सामने यहाँ पर किलोमीटर्स में बताया है। तो इंडिया का जो मेन लैंड है वो ईस्ट से लेके अगर हम वेस्ट तक देखें तो इतना किलोमीटर है। ये मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, ठीक है। तो कितना है, 2933 किलोमीटर। वेयर एज अगर नॉर्थ से लेके साउथ तक का एक्सटेंड देखें तो कितना है, 3214 किलोमीटर, विच इज क्वाइट सिमिलर, पास थोड़ा सा ही इसमें डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। तो दोनों की अगर डिग्री में बात की जाए तो इट इज 30 डिग्री, बट ये ऑलमोस्ट सिमिलर है। लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि जो ईस्ट से लेके वेस्ट एक्सटेंट है वो स्मॉलर है नॉर्थ से लेके साउथ एक्सटेंट के कंपेयर में। दैट मीन्स कि देखने में ऐसा लगता है, अगर हम ऐसे देखें तो ये लगता है कि जो ये ईस्ट से लेके वेस्ट का एक्सटेंट है ये छोटा है नॉर्थ से लेके साउथ के एक्सटेंट से। तो ये बात यहां पर कही गई है, बट ये छोटा नहीं है, थोड़ा बहुत देखो डिफरेंस है, बट ऑलमोस्ट ये इक्वल ही है, 30 डिग्री, ठीक है। अब देखो, अगर हम गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की बात करें, ओके, यहां गुजरात हो गया, यहां अरुणाचल प्रदेश हो गया, तो गुजरात से लेके अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो दोनों के बीच में 2 घंटे का डिफरेंस है। नाउ हेंस टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया passing through Mirzapur is taken as the standard time for the whole country, and the latitudinal extent influences the duration of day and night as one moves from south to north। चलिए इस चीज को थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश, इन दोनों के बीच में 2 घंटे का आपको लैग या फिर गैप क्यों देखने को मिलता है। तो अभी हम यहाँ पर एक बार देखते हैं। तो ये है अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया एंड ये हो गया गुजरात वाला एरिया, ठीक है।
तो अब देखो, अच्छा मैं एक बार आपको डायरेक्शन भी बता देती हूँ। देखो जब हम डायरेक्शन लिखते हैं ना तो हम इस तरीके से लिखते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। क्लियर? अब अगर हम ईस्टर्न साइड की बात करें तो यहां पर अरुणाचल प्रदेश है, वेस्टर्न साइड की बात करें तो यहां पर गुजरात है। तो अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक का जो टाइम गैप है इट इज 2 आवर, 2 घंटे का टाइम गैप है। ओके, अब 2 घंटे का टाइम गैप क्यों है उसके बारे में मैं आप लोगों को 2 तरीके से समझाऊंगी, जो भी तरीका समझ आएगा उसे पिक कर लेना। राइट? देखो अगर हम पूरे ग्लोब को देखें तो कितना डिग्री रोटेट होता है, 360 डिग्री। ठीक है, एंड 360 डिग्री पूरा कितने घंटे में हमारी अर्थ रोटेट करती है, ये तो सभी को पता होगा ना। रेवोल्यूशन एंड रोटेशन क्या होता है? रेवोल्यूशन वो होता है कि अर्थ जब सन के चारों तरफ घूमती है, एंड वेयर एज रोटेशन की अगर हम बात करें तो अर्थ अपनी ही एक्सिस पर घूमती है, उसे हम रोटेशन कहते हैं। तो अर्थ ना अपनी रोटेशन को अपनी ही एक्सिस पर 24 घंटे में खत्म कर लेती है। तो 24 घंटे में कितना डिग्री अर्थ घूमती है? पूरा घूमती है 360 डिग्री। ठीक है, अब देखो 360 डिग्री ये पूरी अर्थ की हमने बात की, तो 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है हमारी अर्थ। अगर हम इंडिया की बात करें तो वेस्ट से लेके ईस्ट इस पार्ट की अगर हम बात करें तो कितना डिग्री हो गया? ये 30 डिग्री हो गया। कैसे हो गया? देखो अभी हमने पढ़ा भी था, लेकिन अगर आपको तब भी समझ नहीं आया तो एक काम करना, सीधा सीधा ना 97 डिग्री 25 मिनट को 68 डिग्री 7 से इन दोनों को माइनस कर दो। माइनस करोगे ना ऑलमोस्ट 30 डिग्री आपका आएगा। तो अब देखो ध्यान देना, अगर हम पूरी अर्थ की बात करें तो ये है 360 डिग्री, वेयर एज इसमें अगर हम इंडिया की बात करें, सिर्फ इंडिया की, तो इंडिया का जो ये पार्ट है ईस्ट से वेस्ट तक का, वेस्ट से ईस्ट या ईस्ट से वेस्ट, ये 30 डिग्री है। ठीक है, अब ये जो 30 डिग्री है ये कितने टाइम पे रोटेट होता है? अगर हम 360 डिग्री की बात करें तो ये 24 घंटे में रोटेट होता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि 30 डिग्री कितने घंटे में रोटेट होगा? तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसको निकालने के लिए ऐसे करना पड़ेगा कि 360 डिग्री 24 घंटे में रोटेट होता है तो डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 15 डिग्री। तो दैट मीन्स कि 1 घंटे में 1 आवर में 15 डिग्री रोटेट हो रहा है। तो हमारी जो अर्थ है 1 घंटे में 15 डिग्री रोटेट होती है। एंड ऐसे ही एक एक घंटे में ऐसे 15 डिग्री रोटेट होते होते जब 24 घंटे हो जाते हैं तो हमारी अर्थ ऐसे पूरी रोटेट हो जाती है, 360 डिग्री जो है पूरी घूम जाती है। राइट? तो 1 घंटे में कितने डिग्री मूव करती है? 15 डिग्री रोटेट करती है। अब देखो अगर हम 30 डिग्री की बात करें तो 30 डिग्री कैसे बना? 15 के साथ एक और 15 जोड़ दोगे तो कितना बन गया? 30 डिग्री बन गया। तो दैट मीन्स एक 15 का भी 1 घंटा एंड दूसरे 15 का भी 1 घंटा मिला के कितना हुआ? 2 घंटे। तो इसीलिए जो है हमें 2 घंटे का गैप देखने को मिलता है। तो 30 डिग्री की अगर हम बात करें तो 30 डिग्री हम लोग मूव करते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने घंटे में? 2 घंटे में। एंड इसी वजह से हमें ये 2 घंटे का गैप जो है दिखता है। राइट? वैसे देखो अगर देखा जाए ना, अगर हम इंटरनेशनल डाटा को देखें, जैसे कि ये देखो ये है स्टैंडर्ड मेरिडियन। राइट? अगर हम इंटरनेशनल डाटा के हिसाब से टाइम निकालें तो 2 घंटे का गैप आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है सन पहले राइज होता है एंड यहाँ पर 2 घंटे बाद राइज होता है। तो अगर यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में 5 बज रहे होंगे तो 2 घंटे का गैप लगाओ, गुजरात में कितने बज रहे होंगे? 7 बज रहे होंगे। ठीक है, लेकिन ना हम जो पूरे इंडिया का टाइम है वो एक जैसा लेकर चलते हैं, ये 2 घंटे का गैप हम लेते ही नहीं है। ठीक है, हम ये लेते ही नहीं है, हम लेकर चलते हैं पूरा स्टैंडर्ड टाइम। तो इस स्टैंडर्ड टाइम के बारे में भी हम बात करेंगे, पर मैं आपको ना अभी दूसरा फॉर्मूला समझाती हूँ। अब दूसरा तरीका देखो, 1 डिग्री को कवर करने में 4 मिनट लगते हैं। ठीक है, 4 मिनट लगते हैं। तो अब 30 डिग्री जो ये है ईस्ट से लेके वेस्ट तक, जो ये 30 डिग्री अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक का जो ये एक्सटेंट है 30 डिग्री, इसको रोटेट होने में कितना टाइम लगेगा? तो इसके लिए आपको करना क्या है? 30 × 4 कर दो तो कितना आ जाएगा? 120 मिनट्स। एंड 120 मिनट कितना हो गया? 2 घंटे हो गए।
तो इसीलिए हमें 2 घंटे का गैप देखने को मिलता है। आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा। लेकिन जैसा कि हमने बात की कि हम भले ये 2 घंटे भले ही हम ये 2 घंटे का गैप देखते हैं, लेकिन हम पूरे इंडिया का एक स्टैंडर्ड टाइम लेकर चलते हैं। वो किस वजह से? स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया की वजह से। तो ये देखो, जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है, एक सेकेंड, अगर हम इसकी बात करें स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया की 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट हो गया। तो ये जो है मिर्ज़ापुर से होकर ये लाइन जाती है। मिर्ज़ापुर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। तो मिर्ज़ापुर में जो टाइम होता है ना, उसी को हम अपनी पूरी कंट्री के लिए स्टैंडर्ड टाइम लेकर चलते हैं, ठीक है। एंड जो ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, इसकी वजह से आपको डे एंड नाइट के ड्यूरेशन में जो है फर्क देखने को मिलता है। तो डे एंड नाइट जो है इसका ड्यूरेशन इन्फ्लुएंस होता है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की वजह से। जैसे जैसे आप साउथ टू नॉर्थ जाओगे तो आपको डे एंड नाइट में जो है फर्क देखने को मिलेगा। सो इस बात का मतलब ये है कि भाई अगर आप साउथ से नॉर्थ जाओगे, जैसे कि आप कहीं JNK पहुंच गए, जम्मू एंड कश्मीर पहुंच गए, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि दिन और रात में थोड़ा सा डिफरेंस है। वेयर एज अगर साउथ में देखोगे तो 12 घंटे दिन 12 घंटे रात, आपको इतना डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। रीजन भी क्योंकि आप इक्वेटर के थोड़ा सा पास होते हो। इक्वेटर से जैसे जैसे आप दूर जाते हो आपको देखने को मिलेगा कि डे एंड नाइट का जो ड्यूरेशन है ना, वो थोड़ा थोड़ा इन्फ्लुएंस हो रहा है, ठीक है। अब आगे यहां पर क्या बताया हुआ है, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है। इससे पहले जो 6th लार्जेस्ट कंट्री है, जैसे कि सबसे पहले रशिया, कनाडा, USA, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। और यहां पर आप देखोगे तो सबका स्क्वायर किलोमीटर भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक बार इसको गो थ्रू कर लेना। अब जो ये आगे वाला पार्ट है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन बाय बाय। आपको कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। हम लोग 9th क्लास की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे एंड इस चैप्टर का हमने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट कर लिया। ये है सेकंड पार्ट। इसमें हम इंडिया एंड द वर्ल्ड के बारे में बात करेंगे। सो बेसिकली इस टॉपिक में हम ये जानेंगे कि इंडिया का ज्योग्राफिकल लोकेशन कहाँ है एंड इस ज्योग्राफिकल लोकेशन का हमें क्या एडवांटेज देखने को मिलता है एंड इंडिया का वर्ल्ड के साथ कैसे कनेक्शन होता है इस ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से, ठीक है। तो चलिए अपना टॉपिक अब शुरू करते हैं। द इंडियन लैंड मास हैज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। दैट मीन्स जो इंडियन लैंड मास है, इंडियन लैंड मास का मतलब जो जमीनी इलाका हो गया। सो इंडियन लैंड मास ईस्ट एशिया एंड वेस्ट एशिया के बिल्कुल सेंटर में सिचुएटेड है। तो यहां देखो, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट एंड ये हो गया वेस्ट, ओके। अब ये देखो कि अगर हम ईस्ट एशिया की बात करें, वेस्ट एशिया की बात करें, तो दोनों के सेंटर में इंडियन लैंडमास पड़ता है। तो इसी की यहां बात की गई है। नेक्स्ट है इंडिया इज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब होता है जो थोड़ा सा आगे की तरफ निकला हुआ होता है, ओके। सो इंडिया इज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। तो यहां पर पहले एशियन कॉन्टिनेंट देखो, ये जो मैंने मार्क किया हुआ है, जो डायरेक्शन लिखी है, ये एशियन कॉन्टिनेंट की ही लिखी हुई है। तो ये एशियन पूरा हमारा एशियन कॉन्टिनेंट है, ठीक है। अब देखो एशियन कॉन्टिनेंट में हम डायरेक्शन लिखेंगे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो अब देखो इंडिया कहाँ है। इंडिया नॉर्थ साउथ में साउथवर्ड एक्सटेंशन में है, ओके, साउथवर्ड एक्सटेंशन में है। तो अब आपने इन दोनों लाइन को कैसे समझना है? आपने ऐसे समझना है कि इंडिया जो है वो ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया के बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड है। अगर नॉर्थ साउथ की बात की जाए तो साउथवर्ड एक्सटेंशन में लोकेटेड है, ओके। द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स, ट्रांस का मतलब होता है अक्रॉस, इंडियन ओशियन रूट। तो इंडियन ओशियन जो है इससे हमारे इंडियन ओशियन से हमारे रूट्स बन जाते हैं एंड इन रूट्स की वजह से हम क्या कर पाते हैं कि अदर कंट्रीज के साथ हम कनेक्ट कर पाते हैं, ठीक है।
तो अगर हम वेस्ट साइड से बात करें तो हम इंडियन ओशियन रूट्स की वजह से यूरोपियन कंट्रीज से कनेक्ट कर पाते हैं, एंड अगर हम ईस्ट एशिया की बात करें तो हम ईस्ट एशियन कंट्रीज से कनेक्ट कर पाते हैं। जैसे कि देखो, ये हो गया ईस्ट वाला पार्ट, ये हो गया वेस्ट वाला पार्ट, ठीक है। तो इंडियन ओशियन की वजह से हम वेस्ट वाली जो कंट्रीज हैं वहां पर भी कनेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर ईस्ट एशिया की कंट्रीज के साथ भी हम कनेक्ट कर पाते हैं, किसकी वजह से? इंडियन ओशियन की वजह से। सो इंडियन ओशियन से हमारे काफ़ी सारे ओशियन रूट्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से हम अदर कंट्रीज के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। एंड यही जो इंडियन ओशियन रूट्स हैं, यही हमें एक स्ट्रैटेजिक सेंट्रल लोकेशन देता है। सेंट्रल लोकेशन में होने की वजह से हम अपने साइड वाली कंट्रीज से आराम से कनेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं। Note that the Deccan Peninsula protrudes into the Indian Ocean। तो डेक्कन का मतलब होता है दक्षिण। ये ऑलरेडी आपने 6th क्लास की हिस्ट्री में पढ़ रखा है। डेक्कन का मतलब होता है दक्षिण, मतलब सदर्न पार्ट। तो हमारे इंडिया का जो ये सदर्न पार्ट है, ये एक डेक्कन पेनिनसुला है। पेनिनसुला इसलिए है क्योंकि 3 तरफ से ये वाटर बॉडी से कवर है, ठीक है। तीनों तरफ से ये वाटर बॉडी से कवर है, इसीलिए इस पार्ट को हम कहते हैं डेक्कन पेनिनसुला। तो ये ना डेक्कन पेनिनसुला जो है, ये इंडियन ओशियन की तरफ प्रोट्रूड है। तो आप यहां देखोगे इंडियन ओशियन की तरफ ये निकला हुआ है, ये देखो, है ना, ये इंडियन ओशियन की तरफ निकला हुआ है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि इंडियन ओशियन जो है, इसकी वजह से हमारे ना क्लोज कांटेक्ट बनते हैं ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कंट्रीज से। ओके, अब देखो इंडियन ओशियन की वजह से हम वेस्टर्न कोस्ट पर भी एंड ईस्टर्न कोस्ट पर भी अदर कंट्रीज के साथ क्लोज कांटेक्ट बना पाते हैं। तो वेस्टर्न कोस्ट की बात करें तो वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप के साथ हमारे क्लोज कांटेक्ट स्टैब्लिश हो पाते हैं। एंड इंडियन ओशियन में जो रूट्स है उसकी वजह से हमारे ईस्टर्न कोस्ट पे जो है ईस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट के साथ हमारे क्लोज कांटेक्ट बन पाते हैं। आगे यहाँ बताया हुआ है कि ये जो ओशियन है इसका नाम इंडियन ओशियन क्यों है, क्योंकि एशिया में बहुत सारी कंट्रीज हैं, अदर कंट्रीज के नाम पर इसका नाम क्यों नहीं पड़ा है? रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हमारे इंडिया को छोड़कर कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है एशिया में जिसका लॉन्ग कोस्ट लाइन हो इंडियन ओशियन पर। इस वजह से जो ये जो ओशियन है इसका नाम इंडियन ओशियन रखा गया, एंड ये नाम जस्टिफाई भी होता है क्योंकि हमारा डेक्कन पेनिनसुला की वजह से एक लॉन्ग कोस्ट लाइन बनता है इंडियन ओशियन के साथ, ठीक है। अब देखो आपको ना मैं एक और मैप के थ्रू इसको समझाती हूँ, एक सेकेंड। ये मैप थोड़ा सा नीचे दिया गया है, यहाँ पर देखो। अब जो हमने यहाँ ऊपर पढ़ा है ना, ये जो हमने यहाँ पढ़ा है, इसको एक बार इस मैप के थ्रू देखते हैं हम। देखो ये हो गया इंडिया, है ना, ये बना हुआ है, ठीक है। ये हो गया इंडियन ओशियन। तो यहाँ से हमारे जो है काफ़ी सारे ओशियन रूट्स बन जाते हैं। तो ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ जो है हम कनेक्ट कर पाते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ हम कनेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में ईरान हो गया, सऊदी अरेबिया होगा, यमन हो गया, इसके अलावा ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हो गया, राइट। ऊपर जाके देखो टर्की हो गया, ओके। एंड अगर हम ऐसे ही ईस्टर्न की बात करें तो ईस्टर्न कंट्रीज़ में जैसे यहाँ पर म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम अदर कंट्रीज़ के साथ जो है कनेक्ट कर पाते हैं रूट्स की वजह से। फाइन। यहाँ पर ये डू यू नो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिंस द ओपनिंग ऑफ द सुएज कैनाल इन 1869 इंडियाज डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाय 7000 किलोमीटर। देखो अगर हम 1869 की बात करें तो 1869 में ना सुएज कैनाल बनाया गया था, जिसकी वजह से इंडिया का डिस्टेंस यूरोप से 7000 किलोमीटर कम हो गया था। अब इसको ना मैं यहाँ मैप में समझाती हूँ। देखो यहाँ पर यूरोप है, यहाँ हो गया हमारा प्यारा भारत। अब यूरोप से इंडिया आने के लिए पहले इस तरीके से रूट लेना पड़ता था, 1869 से पहले ये रूट लेना पड़ता था, ठीक है। लेकिन फिर बाद में हुआ ये कि 1869 में सुएज कैनाल बना दिया गया, ठीक है।
सुएज कैनाल बना दिया गया, ये कैनाल मैन मेड है, हम लोगों ने ही बनाया है। एंड यहाँ पर है मेडिटेरेनियन सी, यहाँ पर है रेड सी। ठीक है, तो अब क्या है ना कि पहले तो यूरोप से इंडिया आने के लिए इतना ज़्यादा डिस्टेंस लेना पड़ता था, लेकिन फिर 1869 में हुआ ये कि सुएज कैनाल बना दिया गया एंड इसकी वजह से मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी कनेक्ट हो जाते हैं। तो अब यूरोप जब आना पड़ता है तो हमें जो है कौन सा रास्ता लेना पड़ता है, यहाँ से होकर अब हम ऐसे स्ट्रेट को पार करते हुए आ जाते हैं इंडिया। तो अब देखो पहले इतना घूम के आना पड़ता था और अब हम ऐसे आ जाते हैं, तो इस वजह से 7000 जो किलोमीटर्स हैं वो कम हो चुके हैं, वो रिड्यूस हो चुके हैं। तो ध्यान रखना मेडिटेरेनियन सी रेड सी को मिलाने के लिए इनके बीच में कनेक्शन बनता है सुएज कैनाल की वजह से। ध्यान रखना सुएज कैनाल के बाद पनामा कैनाल बनाई गई। अब पनामा कैनाल जो है वो पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन को जोड़ती है। तो पनामा कैनाल की वजह से ऐसे आ जाते हैं पैसिफिक ओशन से अटलांटिक ओशन की तरफ, वरना पहले क्या था पनामा कैनाल से पहले ऐसे होकर जाना पड़ता था। तो ध्यान रखना मैंने आपको दोनों कैनाल के बारे में बता दिया, सुएज एंड पनामा कैनाल। ठीक है, इंडियाज कॉन्टेक्ट विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू एजेस but her relationship through the land routes are much more older than her maritime contact। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंडिया के रेस्ट वर्ल्ड के साथ क्लोज कांटेक्ट पहले से हैं, बहुत टाइम से हैं, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि मैरी टाइम कांटेक्ट मतलब ओशियन रूट से पहले हम कौन से रूट्स को फॉलो करते थे, कौन से रूट से हम लोग जो है वर्ल्ड के साथ कनेक्शन बिठाते थे, तो हम सबसे पहले ना लैंड रूट्स को फॉलो करते थे, फिर बाद में मैरी टाइम कांटेक्ट आया, मतलब बाद में फिर ओशियन रूट्स बने थे। ठीक है, तो अगर इंडिया की बात करें तो लैंड रूट्स जो है, लैंड रूट्स आर मच मोर ओल्डर देन द ओशियन रूट्स। ओके, द वेरियस पासेस अक्रॉस द माउंटेन्स इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड पैसेजेस टू द एंशियंट ट्रैवलर्स। अब देखो लैंड रूट की अगर हम बात करें तो एंशियंट टाइम पे जो ट्रैवलर्स होते थे, जो मर्चेंट थे, जो ट्रेडर्स थे, वो ट्रैवलिंग करते थे। कैसे करते थे, वो नॉर्थ में जो हिमालयाज है, जो माउंटेन्स है, उनको क्रॉस किया करते थे, उनमें पैसेजेस बना रखे थे, मतलब उनमें रास्ते बना रखे थे। ठीक है, वाइल ओशियन रेस्ट्रिक्टेड सच इंटरेक्शन फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो यहाँ पर इस लाइन का कहने का मतलब है कि ओशियन रूट्स तो बाद में आए थे, पहले लैंड रूट था, राइट। तो इस तरीके से आपको बताया है कि ओशियन की अगर हम बात करें तो ओशियन रूट्स जो है वो इतने पुराने नहीं हैं जितने लैंड रूट्स हैं, एंड ओशियन रूट से पहले हम लैंड रूट्स के थ्रू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट में थे। अगर हम एंशियंट ट्रैवलर्स की बात करें तो उन्होंने रास्ते जो बना रखे थे वो लैंड रूट से बना रखे थे, एंड नॉर्थ में जो हिमालयाज है, माउंटेन्स हैं, वहां से जो पैसेजेस थे उनके थ्रू वो ट्रैवलिंग किया करते थे। ठीक है, यहां पर आगे बताया है कि जो ये रूट्स हैं, इन रूट्स की वजह से हमें क्या कुछ एडवांटेज देखने को मिलते हैं। So these routes have contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient time। Ancient time पर भी लोग पड़ोसी देशों में ट्रैवलिंग किया करते थे, लेकिन आज के और एंशियंट टाइम का अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो आज के टाइम पर आप घूमने के पर्पस से जाते हो कि आप गए और आप 4th या 5th डे अपने घर वापस आ जाते हो, लेकिन पहले टाइम पर क्या होता था, इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी ना एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने की। तो लोग जब एक जगह से फार डिस्टेंस प्लेसेस पर जाते थे तो वो फार डिस्टेंस प्लेसेस पर कुछ सालों के लिए सेटल हो जाया करते थे। तो इस वजह से हमें ये देखने को मिला कि कल्चर का इंटरमिक्स हो गया, लोगों ने एक दूसरे के साथ आइडियाज एक्सचेंज किए, कमोडिटीज एक्सचेंज हुई, मतलब सामान का आदान प्रदान हुआ। इसके अलावा उपनिषद जो हमारे ओल्ड स्क्रिप्चर हैं, जैसे कि उपनिषद के आइडियाज़, रामायण के आइडियाज़, इसके अलावा पंचतंत्र की जो स्टोरी है, इंडियन न्यूमरल्स एंड डेसिमल सिस्टम, ये सब दूसरे देशों के पार्ट्स में हमारे यहाँ से ट्रैवलिंग की वजह से ही गया है। इसके अलावा आप सभी को पता है कि भारत तो सोने की चिड़िया थी, है ना। तो क्या था कि यहाँ पर स्पाइसेस, मसलिन एंड बहुत सारी अदर जो मर्केंडाइज चीज़ें वो यहाँ पर अबंडेंट मात्रा में ग्रो होती थी, मिलती थी, वो भी सस्ते दामों पर
मिलती थी। तो जैसे कि अगर हम स्पाइसेस की बात करें तो अगर आपको याद हो तो आपने ऑलरेडी 8th क्लास में इसके बारे में खूब पढ़ा है, जब आपने ब्रिटिशर्स के बारे में जाना, जब ब्रिटिशर्स या अदर यूरोपियन जो कंट्रीज़ है वो यहाँ पर आई थी, जैसे कि ब्रिटिशर्स, फ्रेंच ट्रेडर्स, पोर्टुगीज़, ये यूरोपियन कंट्रीज से लोग उठकर यहाँ पर आए थे जो ट्रेडर्स थे, और उन्होंने यहाँ पर आकर व्यापार किया था। तो केरला की अगर हम बात करें तो केरला जो है वो फेमस है पेपर के लिए। पेपर मतलब वहाँ पर जो है स्पाइसेस अबंडेंट मात्रा में ग्रो होती हैं, जैसे कि स्पेसिफिकली पेपर, कार्डेमम, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ ना कि हमारे इंडिया के कुछ पार्ट्स में स्पाइसेस बहुत अच्छे ग्रो होते थे। मसलिन का मतलब है सिल्क क्लॉथ्स, तो यहाँ पर सिल्क क्लॉथ्स मिलते थे, अदर मर्केंडाइज चीज़ें यहाँ पर मिलती थी जिनका व्यापार हो सकता है। तो यहाँ बहुत सारे ट्रेडर्स अट्रैक्ट हुए, तो बहुत सारी कंट्री से यहाँ पर ट्रेडर आए, उन्होंने ट्रेडिंग की, यहाँ से सस्ते दामों पर चीज़ों को खरीदा एंड अपने देश में जाकर उनको महंगे दामों पर बेचा। तो इसीलिए हमें ये देखने को मिलता है कि इन रूट्स की वजह से इस तरीके से कमोडिटीज का आदान प्रदान हुआ, जैसे कि स्पाइसेस का, मसलिन का, अदर मर्केंडाइज चीज़ों का। ऑन द अदर हैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर, हमारे यहाँ पर हमें ग्रीक स्कल्पचर का भी एक इन्फ्लुएंस देखने को मिला। इसके अलावा वेस्ट एशिया से हमें आर्किटेक्चरल स्टाइल जो है वो उनसे हमें एक तरीके से आर्किटेक्चरल स्टाइल जो है इंस्पिरेशन के तौर पर मिले। जैसे कि हमें जो डोम होता है मतलब गुंबद, ये हमें कहाँ से मिला था? वेस्ट एशिया से। मिनारेट्स भी हमें वेस्ट एशिया से मिला। तो हमने डोम एंड मिनारेट्स ये सब कहाँ से इंस्पायर होकर लिया था? वेस्ट एशिया से। जैसे कि ताजमहल देखो, ताजमहल में आप मिनारेट भी देखोगे, डोम भी देखो। डोम होता है एक तरीके का गुंबद, है ना। तो ये सब भी हमें वेस्ट एशिया से मिला। सो हम कह सकते हैं कि आर्किटेक्चरल स्टाइल भी हमें जो है इन्फ्लुएंस करता है। एक देश दूसरे देश को किसी न किसी तरीके से इन्फ्लुएंस तो करता ही है। जैसे कि अगर आर्किटेक्चरल स्टाइल की बात करें तो हमने अपने यहाँ पर स्कल्पचर में देखा कि हम लोग ग्रीक स्कल्पचर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए। जैसे कि हमने यहाँ पर दीवारों पर नक्काशी की, है ना। तो ये सब होता है स्कल्पचर। इसके अलावा अगर हम डोम, मिनारेट की बात करें तो ये आर्किटेक्चरल स्टाइल हमने वेस्ट एशिया से लिया था। तो हम इस तरीके से देख सकते हैं कि कल्चर का इंटरमिक्स हो गया। हमारे देश में तो वैसे भी बहुत डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। पूरे वर्ल्ड में इतनी डाइवर्सिटी आपको किसी देश में देखने को नहीं मिलेगी। सिर्फ एक हमारा ही देश इतना यूनिक है जहाँ पर हर मजहब के लोग रहते हैं, हर कल्चर के लोग रहते हैं, हर रिलीजन के लोग यहाँ पर रहते हैं एंड सेक्युलर कंट्री है। सभी के जो है कल्चर को इम्पोर्टेंस दी जाती है, सभी के रिलीजन को इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो हमारा देश तो वैसे भी एक रिलीजन के नाम पर थोड़ी ना जाना जाता है, राइट। चलिए, अब जो ये नेक्स्ट पार्ट है इसको ना हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जो ये इंडियाज नेबर्स है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। हमारा आज का टॉपिक है इंडियाज नेबर्स, जिसमें हम इंडिया के पड़ोसी देशों की बात करेंगे। इंडिया ऑक्यूपाइज एन इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया। देखो ये चीज़ हमने ऑलरेडी प्रीवियस टॉपिक में पढ़ ली है कि इंडिया जो है एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर लोकेटेड है, जिसकी वजह से हम ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट लाइन में जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके साथ हम क्लोज कॉन्टैक्ट बना सकते हैं। इसके अलावा हमने सुएज कैनाल के बारे में भी पढ़ा, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके साथ हमारा जो डिस्टेंस है वो 7000 किलोमीटर्स अब रिड्यूस हो चुका है। इंडिया में 28 स्टेट्स एंड यहाँ पर 9 नहीं होगा। जब मैं आज के टाइम पे जो ये वीडियो बना रही हूँ तो अभी 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ध्यान रखना 8 यूटी हैं। कौन कौन सी हैं? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, फिर चंडीगढ़ हो गई, तीसरी हो गई दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, फिर हो गई दिल्ली, फिर लद्दाख, फिर लक्षद्वीप एंड फिर है जम्मू एंड कश्मीर एंड पुडुचेरी, ठीक है। तो ये 8 यूटी हैं, ध्यान रखना। अभी आज के टाइम पे, ये आपको पता है आगे आने वाले टाइम पे चेंज भी हो सकती हैं। सो अभी जो है हाल फिलहाल 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विद 7 कंट्रीज, ठीक है। तो इंडिया जो है 7 कंट्रीज के साथ अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करता है। जैसे कि एक है पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान नॉर्थ वेस्ट में, फिर है चाइना, तिब्बत, नेपाल, भूटान नॉर्थ में,
म्यांमार एंड बांग्लादेश हो गए ईस्ट में। इनको एक बार मैप में देखते हैं हम। जैसे कि अगर हम नॉर्थ वेस्ट की बात करें, नॉर्थ वेस्ट से हम पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। तो एक बार नॉर्थ वेस्ट में देखो, ये हो गया नॉर्थ, ये नीचे वाला पार्ट हो गया साउथ, ठीक है, ये हो गया ईस्ट एंड ये हो गया वेस्ट। ओके, सो नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, इनके साथ हम अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं, राइट। और अगर हम नॉर्थ पार्ट में देखें तो चाइना, तिब्बत, नेपाल एंड भूटान। तो देखो चाइना, तिब्बत, नेपाल एंड भूटान, ओके। वेयर एज अगर हम ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में हम म्यांमार एंड बांग्लादेश, ठीक है। एक बार देख लेते हैं इनको भी। ये देखो म्यांमार एंड इसको मैं थोड़ा सा और जूम करूं तो अब देखो ये रहा बांग्लादेश। ओके, तो ये कितनी कंट्रीज हो गई? 7 कंट्रीज हो गई। 7 कंट्रीज के साथ हम अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं, ओके। वेयर एज अगर हम सदर्न पार्ट की बात करें तो हमारा ये सदर्न पार्ट ये हो गया, ठीक है, ये सदर्न पार्ट हो गया जो कि कोस्ट एरिया है, ओके। तो यहाँ पर वाटर बॉडीज हैं, राइट, मतलब सदर्न पार्ट के आसपास। तो अगर हम वाटर बॉडीज की बात करें तो सदर्न नेबर्स में हमारे यहाँ पर 2 कंट्रीज जो हैं वो पास में हैं। तो 2 आइलैंड कंट्रीज हैं, वो कौन कौन सी हैं? तो 2 आइलैंड कंट्रीज हैं श्रीलंका एंड मालदीव्स, ठीक है। तो श्रीलंका ये हो गया एंड मालदीव्स ये हो गया, ओके। तो श्रीलंका एंड मालदीव्स जो है ये सदर्न रीजन में है, फाइन। अच्छा, मालदीव्स का नाम तो आपने बहुत सुना होगा। अभी कोविड के जैसे ही कोविड का टाइम जो है थोड़ा सा ख़त्म हुआ था, वैसे अभी तक तो है कोविड, बट फिर भी थोड़ा सा कोविड का टाइम जैसे ही ख़त्म हुआ था, आपने देखा होगा मोस्टली सेलिब्रिटीज़ ने मालदीव्स में जाकर खूब छुट्टियां मनाई हैं। तो मालदीव्स का नाम तो अपना आपने सुना ही होगा, है ना। अब चलो आगे देखते हैं। श्रीलंका जो है, श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल। तो श्रीलंका जो है इट इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल। ये देखो, इसे हम नैरो चैनल कहेंगे, ठीक है। अब आगे है, सो बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय पाक स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार। तो देखो यहां पर है पाक स्ट्रेट, यहां पर है गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। यहां पर है पाक स्ट्रेट, यहां पर है गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ क्या होती है बेसिकली, जैसे कि देखो ये जमीनी इलाका है, चलो यहां पर ही ले लेते हैं। देखो ये जमीनी इलाका है, ठीक है। अब यहां पर जो है पानी आ गया है, यहां पर ये वाटर है, तो ये एक गल्फ बन जाता है। जब एक जमीनी इलाके में ऐसे पानी जब चला जाता है, जैसे कि ये जमीनी इलाका है, ये वाला जो मैंने अभी शेडो किया है, और यहां पर पानी आ जाता है, ठीक है, तो ये गल्फ बन जाता है बेसिकली, राइट। तो यहां पर ये क्या है, ये गल्फ ऑफ मन्नार है, ऊपर है ये पाक स्ट्रेट। वाइल मालदीव्स आइलैंड आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड्स। तो देखो लक्षद्वीप आइलैंड्स ये हो गया, ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड्स ये हो गया। तो लक्षद्वीप आइलैंड का ये नॉर्थ हो गया, ठीक है, ये सदर्न पार्ट हो गया। तो लक्षद्वीप आइलैंड्स के सदर्न पार्ट में मालदीव्स है, ठीक है, ध्यान रहेगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, एक चीज और इसमें ध्यान में रखना कि अगर पाक स्ट्रेट की बात की जाए तो देखो पाक स्ट्रेट जो है वो मतलब ये वाला जो पार्ट है ना, देखो यहां पर है बे ऑफ बंगाल, यहां पर है बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल एक वाटर बॉडी हो गई, यहां पर भी एक वाटर बॉडी हो गई, तो इन दोनों को जोड़ता है ये पाक स्ट्रेट। तो ये पाक स्ट्रेट भी क्या, एक वाटर चैनल है जो कि हमें इंडिया को श्रीलंका के साथ जो है कनेक्ट करता है इस कैनल के थ्रू, ओके। यहां देखो ये आपको दिख रहा है ना, ये है पाक स्ट्रेट, ठीक है, एंड यहां पर आपको नीचे दिख रहा है ये गल्फ ऑफ मन्नार। तो आप लोगों को मैंने इस तरीके से भी दिखा दिया है ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, राइट। इंडिया हैज हैड स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स विद हर नेबर्स। तो इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज के साथ अपनी एक हिस्ट्री रही है। वो बात अलग है कि पाकिस्तान जो है हमारा ही पार्ट था, 1947 में ये सेपरेशन हो गया। अब आपको ना जो है एटलस में देखना है, जो फिजिकल मैप है एशिया का,
एंड फिर आपको ये नोट डाउन करना है कि हाउ इंडिया स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया। रेस्ट ऑफ एशिया, अदर एशियन कंट्रीज से हमारा इंडिया किस तरीके से अलग है, ये चीज़ आपको देखनी है। हमारा ऊपर ना एक डू यू नो पार्ट है, वो रह गया, उसको कंप्लीट करते हैं एक बार। सो पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज अलोंग द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट। तो ध्यान रखना वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट का पूछा है। तो अगर हम वेस्टर्न कोस्ट की बात करें तो ये हो गया वेस्टर्न कोस्ट पे जो यूनियन टेरिटरी है, और अगर हम ईस्टर्न कोस्ट की बात करें तो ये हो गया पुडुचेरी, ठीक है ना। नेक्स्ट है एरिया वाइज विच इज स्मॉलेस्ट एंड विच इज द लार्जेस्ट स्टेट। तो स्मॉलेस्ट है गोवा एंड लार्जेस्ट है राजस्थान। तो यहां पर देखो राजस्थान भी देख लेते हैं, ये रही राजस्थान, ठीक है। द स्टेट्स विच डू नॉट हैव एन इंटरनेशनल बॉर्डर और लाई ऑन द कोस्ट। तो एक बार इनको भी देख लेते हैं। तो एक तो हो गया राजस्थान, दूसरा हो गया हरियाणा, तीसरा हो गया झारखंड, एंड फोर्थ वन हो गया मध्य प्रदेश, एंड फिफ्थ हो गया तेलंगाना, ठीक है। नेक्स्ट है क्लासिफाई द स्टेट्स इनटू 4 ग्रुप्स ईच हैविंग कॉमन फ्रंटियर विद। तो आपको बताना है कि पाकिस्तान के साथ कौन से स्टेट्स के जो हैं बॉर्डर शेयर हो रहे हैं। तो पहले पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। तो पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के साथ जो है राजस्थान, पंजाब, इसके अलावा गुजरात, ठीक है, एंड 2 यूनियन टेरिटरीज भी हो गई, क्योंकि अब तो ये यूनियन टेरिटरीज है ना, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख भी है। लद्दाख जो है सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी है, ये ध्यान रखना। अब चाइना की बात कर लेते हैं। अब चाइना के साथ हमारे भारत के कौन से स्टेट्स हैं जिनके साथ इनका कॉमन जो फ्रंटियर है। एक तो है लद्दाख, एक है हिमाचल प्रदेश, एक है उत्तराखंड, फिर है अरुणाचल प्रदेश, एंड यहां पर है सिक्किम, ठीक है। अब नेक्स्ट है म्यांमार। म्यांमार के साथ देखते हैं कि हमारे देश के कौन सी स्टेट्स जो है म्यांमार के साथ इनकी लैंड बाउंड्री शेयर होती है या कॉमन फ्रंटियर है। तो एक है मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अब बांग्लादेश की बात करते हैं। तो ये हो गया बांग्लादेश, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो ये हो गया बांग्लादेश। अब देखो इसके साथ में वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश, इनका जो कॉमन फ्रंटियर है। इसके अलावा यहाँ पर असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया। अब त्रिपुरा तो देखो 3 तरफ से ही बांग्लादेश से घिरा हुआ है, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, इस साइड से देखो, एंड मिजोरम का भी कुछ जो हिस्सा है वो बांग्लादेश के साथ जो फ्रंटियर है वो कॉमन है, शेयर होता है, ठीक है। अब आगे एक डू यू नो भी है। बिफोर 1947 1947 से पहले इंडिया में 2 टाइप के स्टेट्स थे। एक तो प्रोविंसेस, मतलब ऐसी जगह जहां पर ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट कंट्रोल था, एंड एक प्रिंसली स्टेट्स, मतलब छोटे छोटे जो रजवाड़े थे, बेसिकली छोटे छोटे किंगडम थे, है ना। सो अगर प्रोविंसेस की बात करें तो प्रोविंसेस पर ब्रिटिश ऑफिशियल्स का डायरेक्ट कंट्रोल था, जिनको अपॉइंट किया जाता था वाइस रॉय के द्वारा, जो कि आप 8th क्लास में ऑलरेडी हिस्ट्री में पढ़ चुके हो। एंड प्रिंसली स्टेट्स की बात करें तो प्रिंसली स्टेट्स जो हैं ये रूल की जाती थी लोकल रूलर्स के द्वारा। हेरिडिटी रूलर्स होते थे, मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा, ठीक है। सो ये भी हमने पार्ट कर लिया। तो बेसिकली जो ये फर्स्ट चैप्टर है 9th क्लास का ज्योग्राफी का, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। कल हम 2nd चैप्टर पर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। दोनों के यूजर नेम आपको अपनी स्क्रीन पर भी दिख रहे होंगे। इसके अलावा इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा।